इसमें किसान आंदोलन चल रहा है। किसान सड़कों पर हैं, किसानों के ऊपर लाठीचार्ज हो रहा है, आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, उनकी आंखें फोड़ दी जा रही हैं, उन पे मुकदमे लिखे जा रहे हैं और उनको आतंकवादी बताया जा रहा है। देश के उस अन्नदाता को जो आपके लिए अनाज पैदा करता है, फल पैदा करता है, सब्जियां पैदा करता है, आपके पेट भरता है, आपके परिवार का पेट भरता है, और जो इस समय नेता देश की सत्ता में है, वो चाहे हमारे केंद्रीय मंत्री हों, देश के प्रधानमंत्री हों, हमारे सांसद हों या विधायक, उनका भी पेट भरता है। लेकिन आज सबसे दुर्भाग्यपूर्ण पक्ष यह है कि किसानों की मांग मानने के बावजूद, किसानों की मांग सुने बिना आप उनको आतंकवादी कह रहे हैं, उनको खालिस्तानी कह रहे हैं, उनको देशद्रोही कह रहे हैं, उनको पाकिस्तान से मिला हुआ कह रहे हैं, उनको चीन से मिला हुआ कह रहे हैं। तो यह बात बिल्कुल समझ में नहीं आती कि जिस देश के अन्नदाता के भरोसे आज आप सत्ता पे बैठे हुए हैं, अचानक वो आतंकवादी कैसे हो गया? वो अन्नदाता जिसकी आप कस्में खाते फिरते थे कि उसकी आय दोगुना कर देंगे, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करेंगे, उनकी जिंदगी खुशहाल कर देंगे, आज वो आतंकवादी कैसे हो गया? क्योंकि इस सरकार के काले कानून के खिलाफ वो सड़कों पर आंदोलन कर रहा है। क्या कहा जा रहा है? इसमें सिर्फ पंजाब के किसान हैं, इसमें सिर्फ हरियाणा के किसान हैं, इसमें सिर्फ यहां के किसान हैं, इसमें सिर्फ वहां के किसान हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से पूछना चाहता हूं, शहीद आजम भगत सिंह, क्या उन्होंने सिर्फ पंजाब के लिए अपनी शहादत दी थी? शहीद उधम सिंह, क्या उन्होंने सिर्फ पंजाब के लिए अपनी शहादत दी थी? लाला लाजपत राय जी, क्या उन्होंने सिर्फ पंजाब के लिए अपनी शहादत दी थी? करतार सिंह सरापा जी, क्या उन्होंने सिर्फ पंजाब के लिए अपनी शहादत दी थी? और हिंदुस्तान की आजादी के आंदोलन में और आजादी मिलने के बाद सेना में रह के जिन पंजाब के सिखों ने अपने सर कटवाए, जिन पंजाबियों ने, वो चाहे हिंदू हो या सिख हो, अपने सर भारत माता की रक्षा के लिए कटवाए, फांसी के फंदे को चूमा, सीमा की रक्षा के लिए दुश्मनों की गोलियां सीने पर खाई, क्या वो सब आतंकवादी थे? क्या उन्होंने सिर्फ पंजाब के लिए अपने जान की कुर्बानी दी थी? और आज आप उन्हीं पंजाब के लोगों को आतंकवादी कहते हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों से कहना चाहता हूं, 10 नाम आप बता दीजिए आरएसएस और बीजेपी की विचारधारा से जुड़े हुए लोगों का, जिन्होंने देश के आजादी के आंदोलन में अपनी शहादत दी हो, कुर्बानी दी हो। 10 नाम आप बता के दिखाइए। नहीं है। लेकिन आप अपने आप को देशभक्त बने फिरते हैं। आप भारत माता की जय लगाते हैं, आप कहते हैं हम वंदे मातरम कहते हैं, भारत माता की जय लगाते हैं, हम ही सच्चे देशभक्त हैं। लेकिन ये सच्चे देशभक्त कर क्या रहे हैं, ये मैं आपको बताना चाहता हूं। ये भारत माता की जय लगाकर आपकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने वाले लोग कर क्या रहे हैं, और आपको देशद्रोही बताने वाले लोग, अन्नदाताओं को आतंकवादी कहने वाले लोग कर क्या रहे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं। जब से मोदी जी की सरकार आई है, भारत माता का किस तरह से इन्होंने सौदा किया है, भारत माता को किस तरह से इन्होंने बेचने का काम किया है, धरती माता को किस तरह से इन्होंने बेचने का काम किया है, मैं सिलसिलेवार तरीके से आपको बताना चाहता हूं। और मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं आपसे कि यह सरकार नरेंद्र मोदी जी की चुनी हुई सरकार नहीं है। यह सरकार 130 करोड़ हिंदुस्तानियों की सरकार नहीं है, बल्कि यह सरकार अडानी और अंबानी की गुलाम सरकार है। और यह कैसे है, मैं आपको बताना चाहता हूं। इन्होंने स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल बेचने का काम शुरू कर दिया। इन्होंने कोल इंडिया बेचने का काम शुरू कर दिया। इन्होंने रेलवे, जो सबसे प्रतिष्ठित संस्था हिंदुस्तान की है, उसको बेचने का काम शुरू कर दिया। रेल की गाड़ियां बेचना शुरू कर दिया, रेलवे के प्लेटफॉर्म बेचना शुरू कर दिया, रेलवे की जमीनें बेचना शुरू कर दी। अडानी को इस देश का एयरपोर्ट बेच दिया। इस देश में एलआईसी, जो एक मुनाफे की कंपनी है, एलआईसी बेचने का काम शुरू कर दिया। पेट्रोलियम विभाग की बीपीसीएल, मुनाफे की कंपनी, उसको बेचने का काम शुरू कर दिया। तो रेल बेचा, सेल बेचा, कोल बेचा, पेट्रोल बेचा, एलआईसी बेचा, बैंकिंग सेक्टर को बेचा।
और जब सब कुछ बेच के थक गए तो अब धरती माता को बेच रहे हैं। किसके हाथों में बेच रहे हैं? अडानी और अंबानी। आप गलतफहमी में मत रहिएगा कि 130 करोड़ लोगों की सरकार है। ये दो मालिकों की गुलाम सरकार इस देश में चल रही है, जिसके चंदे से भारतीय जनता पार्टी के लोग चुनाव लड़ते हैं और सत्ता में आने के बाद अपने मालिक का हुक्म बजाते हैं। वो कहते हैं घुटने पे खड़े हो, प्रधानमंत्री जी घुटने पे खड़े हो जाते हैं। वो कहते हैं उठ जाओ, प्रधानमंत्री जी उठ जाते हैं। वो कहते हैं नाक रगड़ो, कृषि मंत्री नाक रगड़ने लगता है। जैसे उनका मालिक चाहता है वैसे ही ये सारे गुलाम, इन दोनों मालिकों के गुलाम जो सरकार में बैठे हैं केंद्र सरकार के, ये उनके लिए काम करते हैं। और आपको बड़ी बड़ी बातें करते हैं, देशभक्त हैं, भारत माता के सपूत हैं, देश नहीं बिकने दूंगा। याद है आपको मोदी जी का ये नारा, ये देश नहीं बिकने दूंगा। तो भाषण वीर प्रधानमंत्री हमारे मोदी जी, उनसे तो भाषण देने में अगर अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता करा दी जाए तो नंबर 1 पे आएंगे। और इस देश का मीडिया उनकी चाटकारिता में लगा हुआ है। किसान की कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं, किसान की कोई पीड़ा सुनने के लिए तैयार नहीं। क्या किया इन्होंने? ये भारत माता को कैसे बेच रहे हैं आप जान लीजिए। मैंने आपको बताया, रेल बेचा, सेल बेचा, कोल बेचा, पेट्रोल बेचा, LIC बेचा, बैंकिंग सेक्टर बेचा, अब धरती माता को बेच रहे हैं। जब इस देश में लॉकडाउन लगा हुआ था, जब मोदी जी लोगों को कोरोना से बचने के लिए ताली और थाली बजवा रहे थे, रात में 9 बजे 9 मिनट अंधेरे में रहने की सलाह दे रहे थे, तो ये अंधेरे में आपको क्यों धकेला गया था जानिए आप। उसी दौरान जब आप कोरोना से जूझ रहे थे, लड़ रहे थे, लाठियां खा रहे थे, आपके ऊपर केमिकल का छिड़काव किया जा रहा था, आपके साथ जानवरों जैसा बर्ताव किया जा रहा था, मजदूर पटरियों पे मर रहा था, रेलवे की सड़कों पे ट्रैक पे मर रहा था, हाईवे की सड़कों पे मर रहा था, उस वक्त देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, मोदी जी की सरकार ने किस तरह से आपके साथ विश्वासघात किया है वो मैं आपको बताना चाहता हूं। आपदा में अवसर, एक शब्द दिया था मोदी जी ने, उन्होंने इस आपदा में अवसर तलाशा। यह है उन कंपनियों के नाम जिसके लिए 100 एकड़ जमीन का लैंड यूज चेंज करने के लिए, यानी भूमि उपयोग परिवर्तित करने के लिए एप्लीकेशन दिया था अडानी ने 100 एकड़ जमीन का। कहां? हरियाणा की खट्टर सरकार को। हरियाणा की खट्टर सरकार ने 2.5 साल पहले इन एप्लीकेशंस को रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने कहा नहीं साहब, हम भूमि परिवर्तन नहीं कर सकते। यह बात तो सुनकर आपको बड़ा अच्छा लग रहा होगा, कह रहे वाह, खट्टर साहब ने तो बड़ा साहस का काम दिखाया, अडानी को ही मना कर दिया लैंड यूज चेंज करने से। लेकिन नहीं, वो मालिक के गुलाम है। 2.5 साल के बाद उन्होंने अपने मालिक से कहा, हुजूर 7 मई 2020 को कहा, हुजूर आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, आपका नौकर मौजूद है और आपके 100 एकड़ जमीन का लैंड यूज चेंज कर दिया गया है। आप आइए और बड़े बड़े कोल्ड स्टोरेज यहां पे खोलिए। यानी पहले जो 100 एकड़ जमीन फैक्ट्रियों के नाम पे, इंडस्ट्रीज के नाम पे ली गई थी, उसका लैंड यूज चेंज करने के लिए, उस जमीन का, उस भूमि का उपयोग परिवर्तन करने के लिए एप्लीकेशन दी गई और वो 100 एकड़ जमीन की एप्लीकेशंस को 2.5 साल पहले इसी सरकार ने, खट्टर सरकार ने रिजेक्ट किया। और 7 मई 2020 को अचानक जब लॉकडाउन लगा हुआ था देश भर में, किसी को कानो कान खबर न चलने पाए, उन 100 एकड़ जमीन का लैंड यूज चेंज कर दिया गया। खट्टर ने कहा मालिक मैं मौजूद हूं, कहां आना है बताओ, और ये उनका लैंड यूज चेंज कर दिया गया। क्या बनाने के लिए? भंडारण बनाने के लिए, कोल्ड स्टोरेज बनाने के लिए। और 5 जून को 2020 में ऑर्डिनेंस के जरिए, अध्यादेश के जरिए, याद रखिएगा, बिल लाकर नहीं, पार्लियामेंट में बहस कराकर नहीं, पार्लियामेंट में चर्चा कराकर नहीं, चोर दरवाजे से, पीछे से अध्यादेश के जरिए यह बिल पास कर दिया गया कि अब देश में कोई भी पूंजीपति असीमित भंडारण कर सकता है। 7 मई को मंजूरी मिली कोल्ड स्टोरेज बनाने की, 5 जून को
केंद्र सरकार ने कानून बना दिया, असीमित भंडारण कर सकते हो, यानी जमाखोरी कर सकते हो, कालाबाजारी कर सकते हो, देश में महंगाई बढ़ा सकते हो। इसकी वैधता दे दी मोदी जी ने। समझ में आया आपको? 28 दिन के बाद 7 मई को 100 एकड़ जमीन मिलती है अडानी को हरियाणा के अंदर कि आप कोल्ड स्टोरेज बनाइए मालिक, और 5 जून को दूसरा गुलाम मोदी सरकार वो कहती है हुजूर अब आपको देश में असीमित भंडारण रखने की छूट हम दे रहे हैं, ये जो कोल्ड स्टोरेज बनाओगे इसमें असीमित भंडारण करो, देश में महंगाई बढ़ाओ, जमाखोरी बढ़ाओ, कालाबाजारी बढ़ाओ, हम आपके साथ हैं। तो समझ में आ गया आपको? ये जो भाजपाई घूम घूम के आपको कह रहे हैं ये किसान के हित में बिल है, किसान के हित में बिल है, बहुत अच्छा बिल है, बहुत अच्छा बिल है। अरे भैया तुमसे ये बहुत अच्छा बिल मांगा किसने? और किसान के हित में बिल नहीं है, ये अडानी के हित में बिल है। अडानी के हित में, अडानी और अंबानी की गुलाम सरकार ने उनके हित में यह बिल बनाया है। किसी गलतफहमी में मत रहना, यह मैंने आपको कागज दिखा दिया। यानी जब लॉकडाउन लगा हुआ था देश भर में, आपदा फैली हुई थी, महामारी फैली हुई थी, मानव जाति के इतिहास में सबसे बड़ा संकट आया हुआ था, उस वक्त मोदी सरकार ने यह काला कानून बनाकर अध्यादेश के जरिए अडानी को फायदा पहुंचाने का काम किया। अब ये कानून क्या है? तीनों कानून क्या है? आपको याद होगा पार्लियामेंट में मैंने माइक तोड़ा था, उस पर भाजपाई ऊपर से लेकर नीचे तक रो रहे थे, अरे तो माइक तोड़ दिया, ये तो बड़ा अराजक है। मैं जान रहा था कि यह काला कानून देश के करोड़ों किसानों के डेथ वारंट पे मोदी सरकार साइन कर रही है, मुझे पक्का पता था, और इसलिए मैंने माइक तोड़ा था। आज तो तुम हड्डियां तोड़ रहे हो किसानों की। मैंने माइक तोड़ा, मुझे निलंबित किया गया, तुम किसानों की हड्डियां तोड़ रहे हो। बताओ तुम्हें निलंबित किया जाना चाहिए कि नहीं किया जाना चाहिए? इन तीनों काला कानून में क्या है? तीनों कृषि के काला कानून में कहीं भी एमएसपी की गारंटी शब्द नहीं लिखा हुआ है। यानी अगर न्यूनतम समर्थन मूल्य पे, यानी अगर सरकार द्वारा घोषित मूल्य से कम पर कहीं खरीद की जाएगी तो इसका मतलब उसके खिलाफ कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं हो सकती। एमएसपी से कम खरीद पर कहीं भी कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हो सकती। नंबर 1, इस बिल में कहीं उसका जिक्र नहीं है। दूसरी बात, इस बिल में कॉन्ट्रैक्ट खेती की बात कही गई है। यानी कोई भी पूंजीपति आपकी जमीन का आपसे कॉन्ट्रैक्ट करेगा, उसमें अपने हिसाब से फसल पैदा करेगा, बर्बाद होता है, कुछ भी होता है, उसकी कोई जवाबदेही नहीं है। और जो भी खाना पूर्ति लिखी गई है उसमें न्यायालय जाने का भी अधिकार बिल में छीन लिया गया है। अब बिल में किसी भी किसान को न्यायालय जाने का अधिकार नहीं है, वो एसडीएम के दफ्तर जाएगा। अब एसडीएम अडानी की सुनेगा, अंबानी की सुनेगा, या सामान्य किसान की सुनेगा? अपने ही खेत में कॉन्ट्रैक्ट खेती के जरिए पूंजीपतियों का गुलाम किसानों को बनाने की योजना है इस दूसरे बिल के अंदर। इसका मतलब जैसे अंग्रेजों के गुलाम हिंदुस्तानी होते थे, अब अडानी और अंबानी के गुलाम देश के किसान होंगे, अपने ही खेत में मजदूर बन जाएंगे, अपने ही खेत में गुलाम बन जाएंगे। दूसरा कानून। तीसरा कानून जो मैंने अभी आपको बताया, असीमित भंडारण की छूट। यानी देश में कहीं भी कोई बड़ा कोल्ड स्टोरेज बना के असीमित भंडारण कर सकता है। यानी सस्ते में गेहूं, सस्ते में चावल, सस्ते में दाल, सस्ते में मक्का, सस्ते में फल, सस्ते में सब्जियां किसानों से खरीदी जाएंगी और बड़े बड़े कोल्ड स्टोरेज में उसको स्टोर करके रखा जाएगा, उसका भंडारण करके रखा जाएगा। और जब बाजार में उसकी कमी आ जाएगी तो महंगे दामों पर उसी सामान को, उसी अनाज को, उसी फल को, उसी सब्जी को आपको बेचा जाएगा। यानी देश के अंदर महंगाई, कालाबाजारी और जमाखोरी को वैधता प्रदान करने का काम मोदी सरकार ने किया। तो याद रखना बहनों भाइयों, कर्मचारी वर्ग के लोगों, यह सिर्फ किसानों के खिलाफ कानून नहीं है, बल्कि इस देश के आम नागरिक के खिलाफ कानून है। जबरदस्त तरीके से महंगाई बढ़ेगी। आज 50 रुपए किलो का आलू मिल रहा है ना आप लोगों को, आप देखना क्या हालत होगी। यह कानून सिर्फ किसानों के खिलाफ नहीं है, असीमित भंडारण तो यह इस देश के हर इंसान के खिलाफ यह कानून है। तो ये 3 कानून है, जिन 3 काले कानूनों को वापस लेने की बात देश का किसान कर रहा है, गिड़गिड़ा रहा है, रो रहा है, मिन्नतें कर रहा है, हाथ जोड़ रहा है, प्रार्थना कर रहा है, कृपा करके ये काला कानून वापस कर लीजिए। लेकिन आप उसको आतंकवादी कहते हैं, आप उसको कहते हैं चीन से मिला हुआ है, पाकिस्तान से मिला हुआ है। आपको शर्म नहीं आती?
अरे कुत्ते भी जिसका दिया हुआ खाते हैं उसके प्रति वफादार होते हैं, और आप जिस अन्नदाता का दिया हुआ खाते हो उसको आतंकवादी कहते हो। आपको शर्म नहीं आती? आपका क्या स्तर है, क्या श्रेणी है, आप खुद तय कीजिए। चीन और पाकिस्तान से मिला हुआ उन लोगों को पुल बता रहे हो। अभी इसी आंदोलन के जरिए सिंगू बॉर्डर पे एक बुजुर्ग किसान बैठे हुए थे, उसी दौरान उनको पता चला उनका बेटा सुखबीर सिंह सीमा पर शहीद हो गया। बेटा भारत माता की रक्षा के लिए सीमा पर शहीद हो रहा है, और पिता धरती माता की रक्षा के लिए सिंगू बॉर्डर के आंदोलन पे बैठा हुआ है, और आप उसको आतंकवादी कह रहे हैं। आपको शर्म नहीं आती? आप वो लोग हैं जो बिना बुलाए पाकिस्तान चले गए थे नवाज शरीफ के बर्थडे का केक काटने, हमारे देश के प्रधानमंत्री। इन भाजपाइयों का इतिहास यह है कि आडवाणी जी जिन्ना की कब्र पे मत्था टेकने चले गए थे। इन भाजपाइयों का इतिहास यह है कि अफजल गुरु को शहीद मानने वाली पीडीपी के साथ इन्होंने समझौता किया। इन भाजपाइयों का इतिहास यह है कि कारगिल के दौरान इन्होंने जो शहीदों के लिए ताबूत खरीदे उसमें भी घोटाला किया, और ये आज आपकी देशभक्ति पे सवाल उठाते हैं। जिन्होंने 52 साल तक तिरंगा झंडा नहीं फहराया अपने नागपुर के मुख्यालय पर, वो आज आपकी देशभक्ति पे सवाल उठा रहे हैं, आपको आतंकवादी कह रहे हैं। तो मैं इस देश के लोगों से विनम्र प्रार्थना करना चाहता हूं, जागिए किसानों के हक में, उठिए, आवाज लगाइए, जो कुछ भी आपसे बन सकता है कीजिए, उनका समर्थन कीजिए, उनको अकेला मत छोड़िए। पता नहीं वो तस्वीरें देख के आपका मन द्रवित होता है कि नहीं होता। एक बुजुर्ग किसान की आंखें फोड़ दी गई, पानी की बौछारें इस ठंड के महीने में हो रही हैं, आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, लाठियों से बर्बरतापूर्वक पीटा जा रहा है, सड़कें खुदवा दी जा रही हैं। यह हो रहा है, और किसके लिए हो रहा है? अपने दो मालिकों के लिए। इनके दो मालिक हैं, एक अडानी, एक अंबानी। उनकी गुलाम सरकार आज किसानों को रौंद रही है। किसानों का साथ दीजिए, किसानों के हक में आवाज बुलंद कीजिए। एक घटना बता के मैं अपनी बात को खत्म करूंगा। कहा जा रहा ना देश में किसानों को धान का दाम मिल रहा है, फसल का दाम मिल रहा है, एमएसपी मिल रही है, एमएसपी में तो कहीं कोई दिक्कत नहीं, यह कहा जा रहा है ना। यह खबर पढ़िए। सरनजीत सिंह लखीमपुर खीरी के किसान हैं। 1 महीने पहले ऑनलाइन इन्होंने अपना धान बेचने के लिए अप्लाई किया, पर्ची लिया, और उसके बाद ये ट्रॉली पे अपना धान रख के मंडी पहुंच गए। रोज चीखते थे, चिल्लाते थे, रोते थे, गिड़गिड़ाते थे, साहब मेरा धान खरीद लीजिए, प्लीज मेरा धान खरीद लीजिए, कृपा करके मेरा धान खरीद लीजिए, मैं बर्बाद हो जाऊंगा। और ये करते 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 उसी ट्रॉली पे सो जाते थे। 1 महीने बीत गया, 1 महीने। और जब मीडिया में इनकी खबरें आई, अधिकारियों पे दबाव बना, जब वो मजबूर हुए धान खरीदने के लिए, जब सरनजीत के पास पहुंचे और जब उनका धान चेक किया गया, तो सारे के सारे धान खुले आसमान के नीचे जो 1 महीने से ट्रॉली में पड़े थे वो सड़ गए। ये सरनजीत की कहानी है। ऐसे हिंदुस्तान में लाखों सरनजीत हैं, लाखों किसान हैं जिनका धान, जिनका अनाज, जिनकी फल, जिनकी सब्जियां नहीं खरीदी जाती, जो खून पसीना बहा के, मिट्टी में हल चला के अनाज को पैदा करते हैं आपके लिए, हमारे लिए। और जब वो मंडियों में उसको बेचने के लिए जाते हैं तो सरकार उनके धान को सड़ा देती है, महीनों महीने उनको नाक रगड़वाती है, लेकिन उनका अनाज नहीं खरीदती। यह है इन लोगों की सच्चाई। मैं पूछना चाहता हूं भाजपाइयों, मैं पूछना चाहता हूं मोदी जी से, आदित्यनाथ जी से, क्योंकि यह लखीमपुर का मामला है। यह सरनजीत आतंकवादी है क्या? ये जो 1 महीने तक अपनी ट्रॉली पे सोता रहा अपना धान बेचने के लिए, आतंकवादी है क्या? इसने कोई आतंकवाद किया, कोई हिंसा की, कोई देशद्रोह का काम किया क्या? इसका क्या अपराध था? यह कि अपना धान ये बेचना चाहता था, अपने खून पसीने की कमाई को ये बाजार में, मंडी में लाके उसका दाम चाहता था। और अगर आज यही मांगने के लिए सड़क पर निकला है तो आप इसको आतंकवादी कहते हैं। तो अंत में इन्हीं लाइनों के साथ कि झील पर पानी बरसता है हमारे देश में, झील पर पानी बरसता है हमारे देश में, और खेत पानी को तरसता है हमारे देश में। राजनेता, हाकिमों और पागलों को छोड़कर
तुम बताओ कौन हंसता है हमारे देश में? जरा सोचिएगा, विचार कीजिएगा। आज किसान आंदोलन को आपकी ज़रूरत है, आपको उनकी ज़रूरत है, क्योंकि अगर उन्होंने अन्न पैदा करना बंद कर दिया तो हमारी आपकी ज़िंदगी बंद हो जाएगी।